खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है अमीर गरीब। 1974 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म का निर्देशन किया था मोहन कुमार ने, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी देव आनंद और हेमा मालिनी ने। खलनायक की भूमिका में थे प्रेमनाथ और रंजीत, जबकि सुजीत कुमार, तनुजा, प्रेम कुमार आदि ने इस फिल्म में सहायक कलाकार के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और इन सब के प्रयासों के कारण यह फिल्म अपने वर्ष सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। यह फिल्म अपने संवाद को लेकर विशेष रूप से जानी जाती है। इसमें कई महत्वपूर्ण संवाद अदायगी के दृश्य हैं। उसमें से एक संवाद को मैं आपके लिए दोहराता हूँ। सेठ जी, मैं आपसे यह पूछना तो भूल ही गया कि आपने इस पार्टी का आयोजन किस खुशी में किया है। खुशियों के लम्हे को चुराना भी एक कला है। यह तो आप जैसे दोस्तों और मेहरबानों के साथ मिल बैठकर पीने और पिलाने का एक बहाना है। आप भी बड़े जिंदा दिल हैं सेठ जी। संवाद अदायगी के अलावा यह फिल्म अपने नृत्य और संगीत के लिए भी विशेष रूप से जानी जाती है। तब इस फिल्म के गाने गांव की गलियों से लेकर शहरों के चौराहों और महानगरों के स्ट्रीटों में अक्सर गुनगुनाए जाते थे। आज भी इनके गानों को सुनकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। इन गानों में से कुछ गानों को मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबके हैं मुझ पर नैन, फिर भी है सब बेचैन कि मैं आया हूँ हाथों में लेके साज, महफिल की मस्तानी हो मस्तानी रातों में, मैं आया हूँ लेके हाथों में। खड़ी बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, घूम जा घूम गई, झूम जा झूम गई, चुप हो जा चुप हो गई 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 गई, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। मोनी ओ मोनी, सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, साजन अमीर सजनी गरीब, साजन अमीर सजनी गरीब, एक दूर जाए एक आए करीब, साजन अमीर सजनी गरीब, सोनी और मोनी की है जोड़ी अजीब, साजन अमीर सजनी गरीब। कहीं हुजूर को मेरा तो इंतजार नहीं, कहीं हुजूर को मेरा तो इंतजार नहीं, किसी पे क्या हो यकीन कोई एतबार नहीं, कहीं हुजूर को मेरा तो इंतजार नहीं। मेरे प्याले में
मेरे प्याले में शराब डाल दे, फिर देख तमाशा मेरे प्याले में। मेरे चेहरे पे नकाब डाल दे, फिर देख तमाशा मेरे प्याले में। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म अमीर गरीब की पूरी कहानी। सुपरहिट फिल्म अमीर गरीब की कहानी की शुरुआत मुंबई में तेज़ी से हो रही चोरी की घटना से शुरू होती है। चोरी की घटना से बम्बई पुलिस कमिश्नर बलदेव, जिसकी भूमिका राज मेहरा ने निभाई है, काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि जनता के साथ साथ उसे आईजी की फटकार भी सुनने को मिलती हैं। उसके अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की वह एक दिन बैठक बुलाकर इस बात पर मौजूद थानेदारों से चर्चा करते हैं कि पूरे बम्बई में चोरियां होती चली जा रही है, लेकिन आज तक पुलिस यह पता नहीं कर पाई कि इन चोरियों को अंजाम देने वाला बगुला भगत, जिसकी भूमिका देव आनंद ने निभाई है, वह है कौन। इस पर सभी थानेदारों का कहना है कि दरअसल वह चोरी करने के दौरान या उसके पश्चात कोई सबूत नहीं छोड़ रहा, जिससे उस तक पहुंचना पुलिस के लिए कठिन हो जा रही है। इस पर पुलिस कमिश्नर बलदेव कहता है कि आखिर उसे पकड़ पाने में कठिनाई क्या है, पुलिस अब तक यही पता नहीं कर पाई है। इस पर वहां मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर आनंद, जिसकी भूमिका सुजीत कुमार ने निभाई है, कहता है कि इसमें सबसे बड़ी कठिनाई विभिन्न पुलिस के अधिकारियों के द्वारा अपने अपने तरीके से इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना है। इस पर सभी थानेदार और पुलिस इंस्पेक्टर भी अपनी सहमति प्रकट करते हुए पुलिस कमिश्नर बलदेव से आग्रह करता है कि इस केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर आनंद को दे दी जाए। सभी दौलत राम, जिसकी भूमिका प्रेमनाथ ने निभाई है, के पास रंजीत नाम का एक चोर, जिसकी भूमिका रंजीत ने निभाई है, चोरी का सामान बेचने आया है। इस पर दौलत राम उसके चौर कर्म की प्रशंसा करते हुए उसका सामान खरीद लेता है। फिर वह रंजीत से इस खुशी में एक पार्टी देने की बात करता है। इस पार्टी में पुलिस कमिश्नर बलदेव भी पहुंचता है। यहाँ म्यूजिशियन मनमोहन, जिसकी भूमिका भी देव आनंद ने ही निभाई है, वह अपने सुरीले संगीत से इस शाम को सुरमई बना देता है। नृत्य और संगीत की समाप्ति के पश्चात दौलत राम मनमोहन को कुछ रुपये इनाम में देता है, जिसे मनमोहन यह कहकर उसके ही पास छोड़ देता है कि आप ही के सहारे तो मेरा घर चलता है। इसके बाद मनमोहन को देखकर पुलिस कमिश्नर बलदेव कहता है कि लगता है कि कहीं आपको देखा है। तब मनमोहन कहता है कि संगीत के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे देखा होगा। फिर यह कहकर मनमोहन वहाँ से चला आता है और सेठ दौलत राम पुलिस कमिश्नर बलदेव के साथ जाने लगता है। तब पुलिस कमिश्नर बलदेव उससे पूछता है कि दौलत राम, तुमने आज यह पार्टी किस खुशी में दी है। इस पर दौलत राम कहता है कि पार्टी तो एक बहाना है, दरअसल आप लोगों से मिलना था, इसलिए यह पार्टी आयोजित कर दी गई थी। यहाँ से जब मनमोहन जा रहा होता है तो रास्ते में सुनीता यानी सोनी, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, वह उसका बटुआ मार लेती है और उसे पता भी नहीं चलता। जब वह पेट्रोल पंप पर अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवाकर उसके पूरे महीने भर के बकाए पैसे का बिल बना देने के लिए कहता है और पैसे निकाल कर देने का प्रयास करता है, तो उसके पॉकेट में उसे पर्स नहीं मिलता है। तभी सोनी वहाँ आ जाती है और कहती है कि इसके तेल के बकाए पूरे पैसे मैं दे देती हूँ, और फिर वह उसके ही पर्स के पैसे निकाल कर देने लगती है। तब मनमोहन यानी मोनी जल्दी से उसका पर्स, जिसे वह बटुआ कहता है, देने के लिए कहता है। इस पर सोनी कहती है कि पहले मुझे फ्लाइंग किस करो, और नहीं तो एक फ्लाइंग किस ही दे दो, मुझे अपना बनाने का वादा करो, तभी यह बटुआ तुझे दूंगी। इस पर मोनी सोनी का गला दबाने लगता है और सोनी उसे बटुआ दे देती है। वह पेट्रोल पंप वाले को पैसे देकर वहां से मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चलना ही चाहता है कि तभी सोनी उसके मोटरसाइकिल पर पीछे से बैठ जाती है। तब वह उसे यह कहकर उतार देता है कि तुम अगर मेरे संग रही तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। फिर वह मोटरसाइकिल से चला जाता है। सोनी उसे भला बुरा कह रही होती है, तभी उसके दो छोटे छोटे शागिर्द वहाँ आ जाते हैं और उसे उस्ताद शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि सोनी दोनों से इस समय चल रहे धंधे को लेकर सवाल करती है। इस पर एक कहता है कि आजकल धंधा मंदा चल रहा है, तो दूसरा कहता है कि दरअसल यह धंधा ही गंदा है, जिसमें महीना की कोई निश्चित कमाई है ही नहीं।
फिर वे दोनों सोनी को मोनी को ज़्यादा भाव नहीं देने की बात करता है। तब सोनी उससे कहती है कि तुम दोनों अभी इस बात को नहीं समझ पाओगे, वह नमकीन होकर भी मुझे बहुत मीठी लगती है। तभी सोनी के दोनों शागिर्दों में से एक को एक सेठ दिखता है जिसे वह मुर्गा कहकर संबोधित करता है। फिर सोनी भी मुर्गा कहकर उसे हलाल करने यानी उसका बटुआ उड़ाने चली जाती है। जब वह सेठ ड्राइवर को अपने बटुए से पैसा निकाल कर किराया दे रहा होता है, तभी सोनी उसका बटुआ झटक कर तेज़ी से भाग जाती है। और जब सेठ उसका पीछा करने का प्रयास करता है तो सोनी के दोनों शागिर्द उसे पकड़कर वहीं चोर चोर चिल्लाते लगते हैं और सोनी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। सोनी भले ही इस प्रकार का बटमारी का धंधा करती है, लेकिन बटमारी के इस पैसे से वह चंपा चाची के द्वारा गरीबों को मुफ्त में भोजन करवाती है। एक दिन जब चंपा चाची गरीबों को भोजन करा रही थी तो गरीबों ने पूछा कि आज सोनी नज़र नहीं आ रही है। इस पर चंपा चाची कहती है कि हो सकता है किसी बड़े घर यानी जेल में पहुंच गई होगी। तब तक सोनी वहां आ जाती है और फिर वह चंपा रानी के द्वारा गरीबों को खिलाए जाने वाले भोजन के अलावा गरीबों को कुछ नगद भी देती है। इस पर सभी गरीब उसे दुआ देते हैं। जब वे मोनी के साथ नहीं आने को लेकर सवार करती हैं तो सोनी कहती है कि आप लोगों ने किसका नाम ले लिया, अब तो रात भर नींद नहीं आएगी। फिर वह अपने दोनों शागिर्दों के साथ बैठकर चंपा चाची के ढाबे में अपना मनपसंद चीज़ें मंगा कर खाने लगती हैं। यहाँ से जब वह अपने दोनों शागिर्दों के साथ निकलती है तो देखती है कि रंजीत एक अंधे को अपनी कार से धक्का दे देता है और उतरकर उल्टे उसे ही अंधा होने को लेकर सवाल करता है। तब तक सोनी वहाँ पहुँच जाती है, उसे कहती है कि अंधा तो तुम हो जो एक अंधे को देखकर यह सवाल कर रहे हो कि अंधा है क्या। सोनी की इस बात पर जब उसका शागिर्द हाँ में हाँ मिलाता है तब रंजीत उसे एक झापट रसीद कर देता है। तो बदले में सोनी भी रंजीत को एक झापट रसीद कर वहाँ से आगे चल देती है। रंजीत की बहन रेखा, जिसकी भूमिका तनुजा ने निभाई है, वह अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए संगीत का सहारा लेती है। सितार वादन सीखने के लिए वह मनमोहन यानी मोनी की बहन अंजू, जिसकी भूमिका नाजिमा ने निभाई है, उसे ट्यूशन लेती है। एक दिन जब अंजू रेखा को संगीत सिखाकर वापस अपने घर लौटने लगती है तभी दरवाजे पर रंजीत की कार आकर लगती है। कार से उतरकर रंजीत अंजू से प्रेमालाप करने का प्रारंभ कर देता है और इस दौरान अंजू के होठों को छूने का प्रयास करता है। तब अंजू उसे रास्कल कहते हुए एक चपत लगाकर वहां से चल देती है। जाते वक्त वह ऐसे आगे नहीं करने की चेतावनी भी देती है। अंदर जाने पर रेखा उसे उसके लिए खाना तैयार करने की बात कहकर अंदर चली जाती है। इधर रंजीत अंजू को लेकर तरह तरह की बातें सोचने लगता है। अंजू यहाँ से निकलकर सीधे अपने घर जाती है, जहाँ उसका भाई मनमोहन यानी मोनी उसके लेट से आने को लेकर सवाल करता है। इस पर वह कहती है कॉलेज के बाद वह सीधे ट्यूशन पढ़ने चली गई थी। इस पर जब मोनी कहता है कि उसे ट्यूशन पढ़ाने की क्या ज़रूरत आ गई है जबकि उसका भाई कमाने लगा है, फिर वह बात बदलते हुए कहता है कि तुम शायद इसलिए ट्यूशन कर रही हो क्योंकि तुम्हारा भाई गरीब है और वह दहेज में ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, इसलिए खुद ही दहेज के पैसे जोड़ रही हो। इस पर अंजू कहती है कि मेरे द्वारा संगीत सिखाए जाने से रेखा दीदी का मन भी बदल जाता है और मुझे भी कुछ पॉकेट खर्च मिल जाता है। तभी एक लड़का हाथ में 2 पुर्जा लिए हुए आता है, लेकिन गलती से वह मोनी का पुर्जा अंजू को और अंजू का पुर्जा मोनी को दे देता है। मोनी जब उसे पुर्जे को पढ़ता है तो उसमें अंजू के प्रेमी द्वारा उसे 8:30 बजे के बाद फ़ोन करने की बात लिखी मिलती है, जबकि अंजू के हाथ जो पुर्जा लगता है उसमें घर के खर्च का उधारी का विवरण दिया हुआ है। अंजू अभी उस पुर्जे को पढ़ ही रही होती है कि तभी मोनी आकर उससे कहता है तुम अपने प्रेमी को मुझे दिखा दो, जरा मैं भी तो देखूं कि वह कैसा है। इस पर अंजू शर्माकर वहां से हट जाती है। एक दिन मोनी सोनी के विलम्ब से आने से लेकर उसकी माँ उसे सवाल करती है तो वह कहती है उसका धंधा ही ऐसा है, उसके पास ग्राहक नहीं आते बल्कि उसे ही ग्राहकों के पास जाना पड़ता है। इस पर जब उसकी माँ उसके धंधे के नाम को लेकर सवाल करती है तो वह इससे इम्पोर्ट का धंधा बताती है। फिर वह माँ को दिया वो दवा पिलाकर खाना बनाने चली जाती है। जब उसकी माँ यह कहती है कि मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ता है, तब सोनी उसे बेटी कहने से रोकते हुए बेटा कहने के लिए कहती है। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तुझे बेटा कहूँगी तो जब मैं तुम्हारे लिए दामाद पसंद करूँगी तो उसे क्या कहूँगी। तब सोनी उसे बहू कहने की बात कहकर हंसने लगती है।
खाना बनाने के लिए सोनी चपाती को तवे पर सेकने का प्रयास कर रही है, लेकिन इससे पहले कि चपाती सीखे चूल्हा का सब ताव ही समाप्त हो जाता है। फिर दोनों माँ बेटी भूखे ही सोने चली जाती है। माँ को तो खैर नींद आ जाती है, लेकिन सोनी एक विचार में मग्न हो जाती है। वर्षों पूर्व जब वह बहुत छोटी थी और अपने पिता सेठ नंदलाल, जिसकी भूमिका साजन ने निभाई है, के साथ शिमला से वापस लौटी थी, तो उसके पिता ने मुंशी से उन्हें दौलत राम द्वारा भेजे गए पत्र को लेकर सवाल किया था। तो मुंशी ने बताया कि वह पत्र दौलत राम ने नहीं बल्कि उसने भेजा था। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैंने वफादारी निभाते हुए आपको यह बताने के लिए यहाँ बुलाया कि जब से आप स्वास्थ्य लाभ के लिए शिमला गए हैं, तब से आपकी अनुपस्थिति में दौलत राम कंपनी में 8 लाख रुपये का गबन कर चुका है। इस बात की जानकारी पाकर जब सेठ नंदलाल अपनी बेटी के साथ दौलत राम से मिलने जाता है, तो उसे एक लड़की के साथ अय्याशी करते हुए पाता है। सेठ नंदलाल के अचानक वहाँ आ जाने से दौलत राम परेशान हो जाता है, और जब उससे 8 लाख रुपये गबन को लेकर सवाल किया जाता है, तो वह गुस्सा कर उसकी बेटी सोनी के सामने ही उसे पीटते हुए कहता है कि वह सेठ नंदलाल नहीं है, नंदलाल भी नहीं है, बल्कि वह नंदू है, और मैं अब इस कंपनी का मालिक सेठ दौलत राम हूँ। सेठ नंदलाल को अपनी कर्मचारी दौलत राम द्वारा कही इस बात को सुनते ही हृदयाघात होता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। छोटी बच्ची सोनी के जीवन में घटी यह घटना एक बार फिर से उसके दिमाग में दोहरा जाती है, और वह पिताजी में अपनी की मौत का बदला लूँगी इसे जोर से बोलती है। इसे सुनकर उसकी माँ उसके पास आकर इस प्रकार बेचैन होने का कारण पूछती है, जिस पर सोनी इस घटना का जिक्र करते हुए सेठ दौलत राम से बदला लेने की बात करती है। हालांकि उसकी माँ इन सब बातों को भूल जाने की सलाह उसे देती है, लेकिन वह फिर भी इस बात को लेकर अड़ जाती है कि वह सेठ दौलत राम से पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लिए बिना चैन से नहीं सर रोएगा। एक दिन मोनी एक सेठ के यहाँ अपना बगला भगत बनकर चोरी करने आता है। इस समय उसके नौकर जाकर सब जगह रहते हैं, लेकिन बगला भगत बिना कोई आहट किए बिजली के तार काट कर सभी जगह अंधेरा कर देता है। फिर वह सेठ की तिजोरी से सारा कीमती माल लेकर चंपत हो जाता है। जब वह भाग रहा होता है तब सेठ का एक नौकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद बगला भगत तुरंत उस पर पलटवार कर अपने आप को छुड़ा लेता है और अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर वहाँ से भागने लगता है। तब नौकरों के द्वारा चोर चोर चिल्लाए जाने की आवाज़ सुनकर एक पुलिस उसका पीछा करने लगता है। जब बगला भगत लगभग अपने ठिकाने के पास आ जाता है, तब वह पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और बगला भगत की टोपी उतारकर उसकी पहचान जानने का प्रयास करता है। तब वह पुलिस के रूप में वहाँ अपने ही एक शागिर्द को पाता है और चैन की सांस लेता है। यहाँ उसका शागिर्द कहता है कि आज मैंने गुरु पर ही अपना गुरु ज्ञान की परीक्षा कर दी। फिर मोनी अपने सभी शागिर्दों के साथ एक बैठक कर आने वाले दिनों में कहाँ कहीं चोरी कर पैसा कमाया जा सकता है इसकी जानकारी लेती है। फिर सभी को अगले रविवार को यहाँ इकट्ठा होने की बात कहकर मोनी एक तस्वीर के सामने आगे नमन करते हुए उसे अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूरा करने की बात करता है। इसे देख उसका एक विश्वास पात्र बुजुर्ग उसे ऐसा करते हुए देखकर पूछता है कि तस्वीर किसकी है और वह किस बात की प्रतिज्ञा कर रहा था। इस पर मोनी उसे पुराने दिनों की गई अपनी प्रतिज्ञा की कहानी सुनाने लगता है कि तब वह सेठ छोटा सा बालक था और अपने नाना के साथ गरीबी की ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन गांव का जमींदार अपने कारिंदा के साथ वहां आकर उसके नाना को पीटने लगता है। उसकी ज़मीन अपने नाम कर देने के लिए कहता है। पिटाई करने और ज़मीन लेने की वजह बताते हुए कहता है कि उसने अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े खूसट के साथ शादी कर दी। इस पर उसका नाना ज़मींदार को ऐसा नहीं करने की बात करते हुए अपना गुस्सा प्रकट करता है। इससे गुस्सा कर ज़मींदार उसके नाना को गोली मार देता है। हालांकि बच्चा होने के बावजूद भी तब वह ज़मींदार के हाथों से पिस्तौल छीनकर उसे मारने के लिए दौड़ा था। तो वहाँ ज़मींदार वहाँ से अपने कारिंदा के साथ वापस चला जाता है, ताकि उसके जाने के बाद मोनी का नाना उसे यह कहता है कि उसने अपनी बेटी यानी उसकी माँ जिससे शादी की थी वह बड़ा अय्याश निकला था, बड़े दुख दिए थे उसने मुझे और अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ को बड़े कष्ट दिए थे। वह कौन था इसके बारे में उसने कुछ कभी नहीं बताया। उसकी एकमात्र निशानी जो उसने अपने पत्नी यानी तुम्हारी माँ का दिल को दिए थे
वह हार ही सिर्फ उसकी एक पहचान है। ऐसे में तुम मुझे वचन दो कि तुम इन सभी जिसने तुम्हारे माँ की जान ले ली और जिसने आज मेरी जान ली है, उस सब का बदला चुकाओगे। तब मैंने उन्हें ऐसा करने का वचन दिया है। माँ पहले मर गई थी, पिता का कोई अता पता नहीं। नाना के मर जाने के बाद मैं अनाथ हो गया। फिर शंकर चाचा, जिसकी भूमिका कृष्णकांत ने निभाई है, मेरा सहारा बने और अंजू मेरी बहन बन गई। गम भूलने के लिए उन्होंने मुझे संगीत सिखाया। संगीत मेरी कमाई का जरिया बन गया और गमों को भुलाने का साधन भी। फिर आप लोगों से मुलाकात हुई और मेरा एक वसूल बन गया, अमीरों को लूटना और लूटे माल को गरीबों के बीच बांटना। लेकिन अपने नाना को दिए गए वचन मुझे अभी भी याद हैं। यह कहकर मनमोहन उर्फ मोनी कहीं जा रहा होता है और इधर सोनी भी सड़क पर आ रही होती है। एक बुजुर्ग भी इस रास्ते पर आ रहा होता है। इस बीच मौका पाकर सोनी उसका बटुआ मार लेती है। जब वह बुजुर्ग व्यक्ति उसका पीछा करता है तो वह उस बटुए को मोनी के पॉकेट में डाल देती है और बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी तलाशी लेने के लिए कहती है। तलाशी में बटुआ नहीं मिलने पर वह बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर उस बटुए को मोनी के पॉकेट से निकालने के चक्कर में वह उसके साथ एक स्विमिंग पूल पर चली जाती है। यहाँ जैसे ही सोनी सेठ का चुराया हुआ बटुआ मोनी के पॉकेट से निकालती है, वैसे ही मोनी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर मोनी उससे बटुआ छीन लेता है और उसे स्विमिंग पूल में धकेल देता है। फिर वह उस बटुए से पैसे निकालकर कुछ लोगों के बीच बांटते हुए वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद एक सहेली की वजह से सोनी को कुछ दिनों तक जेल जाना पड़ जाता है। लेकिन फिर वह सज़ा काटकर जब निकल रही होती है तो थाने में इंस्पेक्टर आनंद के पास दौलत राम और शहर के कई सेठ आकर उन्हें बगुला भगत से निजात दिलाने में असफल होने की शिकायत करता है। आनंद इस मामले में कुछ दिनों की और मोहलत चाहता है। तभी सोनी वहां आ जाती है और कहती है कि बगुला भगत को पकड़ने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये, ये काफ़ी कम है। अगर यह राशि बढ़ाई गई तो मैं बगुला भगत को पकड़ सकती हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर आनंद को जब यह पता चलता है कि एक कैदी है और आज ही वह उसकी यहाँ से रिहाई हुई है तो वह उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तब सोनी सेठ दौलत राम के पास जाकर बगुला भगत को पकड़ने की बात करती है। सेठ दौलत राम उससे यह पूछता है कि जब बड़े बड़े उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वह उसे किस प्रकार से पकड़ लेगी। इस पर सोनी कहती है कि यह धंधा का वसूल है, बताया नहीं जाता है। मधुमक्खी को मजबूत आदमी भी अगर पकड़ने की कोशिश करता है तो वह उसे काट लेती है और आदमी को भागना पड़ता है। लेकिन एक सुंदर फूल पर वह मधुमक्खी मर मिटती है और वह अपने आप को सुंदर फूल बताते हुए कहती है कि जब सुंदर फूलों की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इंस्पेक्टर आनंद से मिलकर जब दौलत राम अपने मिल पहुंचता है तो यहाँ हड़ताल चल रही होती है। रंजीत मजदूरों को हड़ताल करता देख सेठ दौलत राम के पास आता है और बोनस की मांग को लेकर हड़ताल किए जाने की बात उसे बताता है। इस पर सेठ दौलत राम कहता है कि हड़ताल बोनस उनका हक है, यह तो उनको मिलना ही चाहिए। इस पर रंजीत थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करता है। लेकिन जब दौलत राम उसे कत्ल करने के लिए चाकू और मजदूरों के घर जलाने के लिए एक लाइटर देता है तो रंजीत खुश हो जाता है। फिर वह छिपकर मजदूरों के नेता किशन कुमार की हत्या कर देता है। मनमोहन उर्फ मोनी को जब इस घटना की जानकारी मिलता है तो वह अपने साथियों से कहता है कि फ़िलहाल तुम किशन लाल की लाश जलाने की व्यवस्था करो, अब जल्दी ही इन सेठों को बड़ा सबक सिखाया जाएगा। इस बीच मोनी रंजीत को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है। रंजीत किसी को पहचान नहीं सके इसलिए उसके चेहरे को नकाब से ढक दिया जाता है। फिर एक कैसेट भेज सभी सेठों को संदेश भिजवाया जाता है कि वे सभी अपने मजदूरों को 3 माह का बोनस दे दें और आसपास के सभी गरीबों को मुफ्त में 30 दिन तक खाना खिलाएं। साथ ही अनाथालय और अंधा आश्रम में 2-2 लाख रुपये दान कर दें। ऐसा न करने की स्थिति में रंजीत का मुंह खुलवाया जाएगा। भेद खुल जाने के डर से सब सेठ ऐसा करने लगते हैं। सोनी के शागिर्दों को भी जब यह भोजन मिलता है तो वह भी बगुला भगत की जयकारा लगाने लगता है। इस पर सोनी उसके बड़े नेक होने की बात करती है। फिर सोनी कहती है कि सेठ दौलत राम को सबक सिखाने के लिए उसे भी मोनी की ही तरह ऐसे कुछ तरकीब लगाने होंगे। इस बीच मोनी का आदमी रंजीत को जीप से लाकर एक जगह फेंक देता है।
एक दिन इंस्पेक्टर आनंद अंजू के घर आया हुआ है। जब मोनी यहाँ आता है तो बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर भौचक्का रह जाता है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करता है वैसे ही वहाँ इंस्पेक्टर आनंद को देखकर चौंक जाता है। फिर वह इंस्पेक्टर आनंद के यहाँ आने को लेकर सवाल करता है। इस पर इंस्पेक्टर आनंद उसे गिरफ्तार करने की बात करता है। तब तक अंजू बाहर निकल आती है और मोनी को बताती है कि भैया यही है वह जिससे मिलाने की बात आप मुझसे कर रहे थे। इंस्पेक्टर आनंद कहता है कि आप हम दोनों को हथकड़ियाँ पहनाकर गिरफ्तार कर लीजिए। तब मोनी कहता है कि आप कहे तो मैं आज ही यह शुभ काम कर दूं। लेकिन इंस्पेक्टर आनंद कहता है कि उसने एक प्रण लिया है कि बगुला भगत को गिरफ्तार करने के बाद ही वह शादी करेगा। तब मोनी इंस्पेक्टर आनंद को अपने व्यावसायिक ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी को अलग अलग रखने की सलाह देता है। लेकिन इंस्पेक्टर आनंद फिर अपने प्रण को पूरा करने की बात करते हुए कहता है कि आपकी कृपा रही तो मैं जल्दी ही बगुला भगत को पकड़ने में सफल हो जाऊंगा और फिर धूमधाम से शादी करूंगा। एक जगह स्मगलरों को अवैध सामान की हेराफेरी करते देख मोनी इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर बलदेव को दे देता है। बलदेव इंस्पेक्टर आनंद के नेतृत्व में पुलिस बल वहां भेज देता है। पुलिस इंस्पेक्टर आनंद को देख मोनी वहां से अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भागने लगता है। तब इंस्पेक्टर आनंद जीप से उसका पीछा करता है। अंत में एक जगह जब मोनी का मोटरसाइकिल गिर जाता है तब इंस्पेक्टर आनंद मोनी को पकड़ लेता है और पुलिस कमिश्नर बलदेव के समक्ष उपस्थित करता है। मोनी को वहां देख पुलिस कमिश्नर बलदेव इंस्पेक्टर आनंद से कहता है कि आपने पकड़ा भी तो अपने ही आदमियों को। और फिर इंस्पेक्टर आनंद को बताता है कि इसकी सूचना पर पुलिस ने स्मगलिंग का यह माल जब्त किया है। तब इंस्पेक्टर आनंद शर्मा कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर मोनी से पूछता है कि उसे इतनी जल्दी किसी चीज़ की जानकारी कैसे मिल जाती है। तब वह कहता है कि मैं म्यूजिशियन हूँ, इसलिए जब मैं गाने का कार्यक्रम बंद कर अपना मुंह बंद करता हूँ तो लोगों के मुंह खुल जाते हैं और मेरे कान खुल जाते हैं। मुझे वहाँ जो भी जानकारी मिलती है उसे आप तक संप्रेषित कर देता हूँ। इस पर पुलिस कमिश्नर बलदेव कहता है कि वह बगुला भगत को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करे। तब मोनी कहता है कि वह तो बहुत चालाक है, आदमी तो आदमी, वह तो भगवान तक को वहाँ नहीं छोड़ता है जो उसके बारे में कुछ बता सके, तो फिर आदमी की तो बिसात ही क्या जो उसके बारे में कुछ बताएगा। इसके बाद मोनी वहाँ से यह कहते हुए चला जाता है कि आपकी कृपा रही तो एक दिन बगुला भगत जरूर पकड़ा जाएगा। स्मगलिंग का सामान पकड़े जाने से सेठ दौलत राम अपने आदमियों पर काफ़ी खपा हो जाता है और इसमें से ही किसी के द्वारा गद्दारी कर पुलिस को सूचना देने का आरोप लगाता है। अभी वह अपने आदमियों को डांट ही रहा है कि तभी वहाँ सोनी आ जाती है और उससे 100 रुपया मांगती है। हालांकि रंजीत उसे जेब कतरी कहकर वहाँ से हटाना चाहता है, लेकिन सोनी सेठ दौलत राम को वही फूल और मक्खी वाली पुरानी कहानी सुनाकर कहती है कि वह बगुला भगत को पकड़ने में अपनी खूबसूरती के बल पर सफल हो जाएगी। तब सेठ दौलत राम उसे अपनी बेटी के रूप में रखकर बगुला भगत को पकड़ने की योजना बनाता है। उसके साथ ही सेठ दौलत राम की इस योजना को सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाने लगते हैं। इधर सोनी अपनी मां को अपने शागिर्दों के साथ तीर्थ यात्रा पर भेजने की योजना बनाती है ताकि उसकी अपनी योजना में मां की वजह से कोई खलल ना पड़ जाए और मां की अच्छी देखभाल भी होती रहे। सेठ दौलत राम अपनी योजना के अनुसार अपनी खोई हुई बेटी को पाने के संबंध में अखबार में एक इश्तहार छपवाता है। मोनी यानी बगुला भगत का शागिर्द अखबार का इश्तहार दिखाकर मोनी से कहता है कि सोनी तो बड़ी भाग्यशाली निकली। इधर सेठ दौलत राम एक पार्टी का आयोजन करता है जिसमें वह म्यूजिशियन मनमोहन यानी मोनी दोनों मिलकर खूब नाचते गाते हैं। इस नाच गाने के दौरान ही सोनी को दौलत राम के द्वारा उपहार में दिया गया हीरे का हार की चोरी हो जाती है। इसे देखकर दौलत राम सोनी के पास जाता है। तभी एक चिट्ठी एक छुरा सनसनाते हुए वहां आकर एक जगह लगता है। इस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि बगुला भगत को यहाँ चैलेंज किया गया, इसलिए एक छोटी सी झलक उसने दिखाई है। इतने लोगों के बीच सेठ दौलत राम की बेटी के हार के गायब होने पर पुलिस कमिश्नर बलदेव छुरा आने की दिशा में जाना चाहता है, लेकिन जब उस चिट्ठी में यह लिखी हुई मिलती है कि वह इतना गिरा हुआ नहीं है किसी औरत के गले की हार को उड़ा ले जाए, इसलिए यह हार सेठ दौलत राम के कोट की बाईं जेब में रखी हुई है, उसे निकालकर उसे औरत को पहना दिया जाए। तब वह वहीं पर रुक जाता है और दौलत राम के कोट से वह हार निकालकर सोनी को पहना दिया जाता है। सोनी के दौलत राम की बेटी के रूप में सामने आने के बाद जब वह नाच गाना के कार्यक्रम में मोनी को पहचानने से साफ इनकार कर देती है तो इस बात को लेकर मोनी यानी बगुला भगत के शागिर्द मोनी को ताना मारता है। तब मोनी कहता है कि उसका अभी समय अनुकूल है,
ऐसे में अभी उसकी मनुहार करने होगी, भले ही पहले वह मेरे आगे पीछे घूमती थी। इस प्रकार मनुहार करने से वह मेरे हाथ में आ जाएगी और फिर दौलत राम मेरे पैरों पर आ जाएगा, फिर उसका सारा माल अपना हो जाएगा। उधर सोनी दौलत राम के यहाँ रहते हुए ड्राइवर से उसकी कीमती सामान निकालने की फिराक में रहती है। तभी दौलत राम रंजीत के साथ वहाँ आता है, तब वह वहाँ पर छिपकर उन दोनों के बीच की बातचीत सुन लेती है। रंजीत कहता है कि उसने फ्रांस से रुपये छापने की एक मशीन मंगाई है। दौलत राम कहता है कि ठीक है, इससे करोड़ों रुपये छाप कर बाज़ार में दे दो और वहाँ से असली रुपये अपने पास ले आओ। साथ ही वह सोनी के यहाँ आने से अब हीरा और अन्य कीमती सामान जहाँ तहाँ रखने से मना करते हुए उसे बहुत संभाल कर रखने के लिए रंजीत को कहता है और इसके लिए कुछ विशेष जगह बताता है। सोनी और वहाँ नौकर के रूप में रहने वाला बगला भगत का अपना आदमी इसे सुन लेता है। एक दिन अंजू को एक आदमी आकर यह संदेश देता है कि राधा देवी उसको जुहू वाले बंगले पर बुला रही है। उसी दिन मोनी को भी उसका व्यक्ति संदेश देता है कि सेठ दौलत राम के जुहू वाले बंगले पर ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे गए हैं। अंजू जब उस व्यक्ति के कहे अनुसार राधा देवी के जुहू वाले बंगले पर जाती है तो वहाँ उसे राधा देवी नहीं बल्कि रंजीत मिलता है। जब वह रंजीत से राधा देवी के बारे में प्रश्न करता है तो वह दरवाज़ा रिमोट से बंद कर देता है और अंजू के साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। अंजू रंजीत से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही होती है और इधर मोनी बगला भगत बनकर जुहू स्थित इस बंगले पर ही हीरा जवाहरात की चोरी करने के लिए आया है। हीरा जवाहरात की चोरी कर वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी उसे एक विवश महिला की आर्तनाद सुनाई पड़ती है। मोनी वहां जाता है तो पाता है कि रंजीत अंजू को विवश कर उससे बलात्कार करने वाला है। इससे पहले कि रंजीत अंजू का बलात्कार कर पाता, मोनी रंजीत को पीट कर उसका बुरा हाल कर देता है। तभी राधा देवी वहां आ जाती है और रंजीत को भला बुरा कहते हुए उसे अंजू से माफ़ी मांगने कहती है। तब रंजीत मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। अंजू राधा देवी और मोनी से मिलकर रोने लगती है। दोनों अंजू को ढाढ़स बनाते हैं। राधा रानी देवी मोनी से कहती है कि वह इस मामले को पुलिस में नहीं ले जाए क्योंकि इससे अंजू की बदनामी होगी और मैं नहीं चाहती कि अंजू पर किसी प्रकार की बदनामी का कोई दाग लगे। रंजीत दौलत राम को फ़ोन कर इस प्रकार की घटना घटने की बात बताता है और उसे इस बात का डर सता रहा है कि कहीं मोनी इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत न दर्ज करवा दे। इस पर दौलत राम कहता है कि वह इस मामले को लेकर पहले ही पुलिस थाने में 20-25 हज़ार रुपये की चोरी की रपट लिखा दे। रंजीत ने फ़ोन से थाना में इस बात की सूचना दी और रपट लिखाने के लिए थाना पहुंच गया। आवेदन के अनुसार जब इंस्पेक्टर आनंद ने प्रत्यक्षदर्शी चौकीदार से पूछा क्या वह बगला भगत को पहचान सकता है, इस पर वह कहता है कि वह बगला भगत को नहीं पहचान सकता है लेकिन उसके नकाब को पहचान सकता है। फिर जब इंस्पेक्टर आनंद रंजीत से यह पूछता है कि कितने कीमत की सामान की चोरी हुई, इस पर रंजीत 20-25 हज़ार रुपये के सामान की चोरी होने की बात बताता है। तब इंस्पेक्टर आनंद कहता है कि बगला भगत ने इससे पहले इतने कम रकम की चोरी कभी नहीं की है। फिर जब उसके जुहू स्थित बंगले पर मामले की तहक़ीक़ात करने पहुंचता है तो वहां उसे जो सिगरेट लाइटर मिलता है उसे यह सिगरेट लाइटर मोनी का लगता है क्योंकि पिछली बार जब अंजू से मिलने वह उसके घर गया था तब मोनी ने उसी लाइटर से इसकी सिगरेट सुलगाई थी। उसने इस लाइटर को अपने पास रखा और मोनी के पास इस संदेह की पुष्टि करने के लिए चला आया कि वही बगला भगत तो नहीं है। अपने यहाँ इंस्पेक्टर आनंद को बहुत सुबह आया देख जब मोनी उसका हाल चाल पूछता है तब इंस्पेक्टर आनंद कहता है कि अब कुछ आराम का मौका मिला था लेकिन बगला भगत ने वह मौका भी छीन दिया। फिर वह मोनी की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसके मुंह में लगी सिगरेट को अपने साथ लाए उस सिगरेट लाइटर से जला दिया। इसे देख मोनी अचंभित तो जरूर हुआ लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपने पॉकेट से वैसा ही एक दूसरा सिगरेट लाइटर निकालकर इंस्पेक्टर आनंद की सिगरेट को सुलगा दिया जिससे आनंद को अब उसके ऊपर प्रत्यक्ष शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। सोनी को अपने चक्कर में लेने के लिए मोनी उसका मनुहार करता है लेकिन सोनी इस बार मोनी को कोई भाव ही नहीं देती है। इस क्रम में दोनों स्विमिंग पूल पर पहुंच जाते हैं। मोनी गाना गाकर उसका मनुहार करता है। तब सोनी मान जाने का ढोंग करते हुए उसके साथ हाथ में हाथ डालकर आती है और उसे स्विमिंग पूल में धकेल देती है। फिर वह मोनी से पुराना बदला लेने की याद दिलाते हुए उसके जाल में नहीं फंसने और करोड़पति की बेटी होने की बात कहकर वहां से चल देती है। एक दिन इंस्पेक्टर आनंद सिनेमा का 2 टिकट लेकर अंजू से मिलने आता है लेकिन अंजू उसे सिर्फ काम पर ध्यान देने की उलाहना देती है। तब वह सिनेमा के 2 टिकट लेने की बात करता है।
इस पर अंजू कहती है कि ना कभी बगुला भगत पकड़ा जाएगा और न कभी हमारी शादी होगी। तब तक मोनी भी वहाँ पहुँच जाता है। वह भी इंस्पेक्टर आनंद को अपना प्रण तोड़कर शादी कर लेने की सलाह देता है। इस पर इंस्पेक्टर आनंद कहता है तब वह आपकी नज़र में काफ़ी गिर जाएगा। इस बीच मोनी का शागिर्द उसे अखबार में छपी पंक्ति दिखाता है जिसमें लिखा है काला बाजारी चरम पर होने से लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं। तब मोनी कहता है कि अब बड़ा काम करना पड़ेगा। फिर वह अपने शागिर्दों से बड़े बड़े सेठों को अपने अड्डे पर मंगा लेता है। वह सबकी आंखों में पट्टी बांधकर चाबुक फटकारते हुए कहता है कि तुम लोग अपने अपने मुनीम को कहकर कंट्रोल रेट पर गरीबों को अनाज दो, नहीं तो कल के अखबार में हेडलाइन यह होगा कि बगुला भगत ने काला बाजारी करते हुए सेठों को मारकर फेंक दिया। जब सेठ ने ऐसा करने का वचन दिया तो बिना किसी सेठ को छोड़े हुए मोनी यानी बगुला भगत ने अपने शागिर्दों से उसे फ़ोन लगवाकर सभी को अपने मुनीम को ऐसा करने के लिए कहलवा दिया जिससे गरीबों को खाने के लिए अनाज मिलने लगा। एक दिन मोनी चंपाकली चाची की दुकान पर आया है। चंपाकली उसे बहुत दिनों से गायब रहने को लेकर सवाल करती है। तब मोनी काम बहुत बढ़ जाने की बात करता है। इस पर चंपाकली कहती है कि काम तो ज़िंदगी भर होता रहेगा, शादी ब्याह तो समय पर कर लो। फिर वह उसे सोनी से शादी करने की सलाह देती है। तब मोनी कहता है कि करोड़पति की बेटी होने के बाद सोनी बहुत बदल गई है, पत्थर हो गई है, पत्थर। लेकिन चंपाकली कहती है कि वह पत्थर भी है तो पारस पत्थर है और तुम्हारा गुण पहचानती है, वह तुमसे प्यार भी करती है। तभी मोनी का शागिर्द उसे खबर देता है कि बगुला भगत के नाम से कोई सोनी को चिट्ठी लिख करता है। तब बगुला भगत यानी मोनी पूछता है कि नया बगुला भगत कौन है, ज़रूर दाल में कुछ काला है, और फिर यह काला दाल निकालने यानी सोनी को बचाने का तरीका ढूंढने लगता है। मोनी सोनी को फ़ोन लगाकर उसे एकांत में मिलने के लिए बुलाता है। सोनी पहले तो फ़ोन पर ही उसे टकासा जवाब दे देती है कि वह अब उससे मिलने वाली नहीं और न ही उसके जाल में फंसने वाली है। मोनी फ़ोन पर जवाब देता है कि वह चाहे आए या ना आए, लेकिन यह उसके आने का इंतज़ार ज़रूर करेगा और नहीं आने पर वह अपनी जान भी दे देगा। तब सोनी निर्धारित समय पर आने की बात कहती है। दूसरे दिन जब मोनी के बताए हुए स्थान पर सोनी आती है तो वहाँ मोनी को अपना इंतज़ार करते हुए पाती है। वह सोनी को साफ साफ शब्दों में बता देता है कि वह उससे प्यार करता है, उसके दौलत से नहीं। इसके बाद वह वशीकरण तरीके से सोनी को अपने बस में कर लेता है और उसे अपना बगुला भगत का इंद्रजाल दिखाता है। वहाँ उसे स्वीकारोक्ति बयान लेता है कि वह उससे ही प्रेम करेगी। फिर मोनी उसे वापस उसके स्थान पर लाकर छोड़ देता है और उससे पूछता है कि अब तो उसे विश्वास हो गया होगा कि मैं उसकी दौलत का नहीं उसके प्यार का पुजारी हूँ। सोनी जब यहाँ से वापस सेठ दौलत राम के घर आती है तो वहाँ उसे रंजीत और सेठ दौलत राम एक तरफ जाते हुए नज़र आता है। इसे देख वह थोड़ा पीछे रहकर उस पर नज़र बनाए रखती है तो पाती है कि नीचे एक बड़ा तहखाना है और उसमें बहुत सा कीमती चीज़ है। वह इससे पहले कि वापस आने के क्रम में दौलत राम इसे देख सके अपने ऊपर वाले कमरे में आ जाती है। तभी उसका एक शागिर्द सीटी बजाकर इसे इसकी माँ के तीर्थ यात्रा से वापस आ जाने की बात बताता है। तब वह कहती है कि दिन में उसे समझाओ, मैं रात में जाकर उस माँ से मिल लूँगी। इस बीच मोनी सोनी के माँ के पास आता है और उसे इस बात के लिए धमकाता है कि दोनों माँ बेटी मिलकर सेठ दौलत राम की दौलत लूटने में लगी हुई है। वह उसकी माँ को इसके लिए जेल जाने की बात कहकर भी डराता है। तभी वहाँ सोनी पहुँच जाती है और कहती है कि वह किसकी बेटी है, या इस गरीब लाचार औरत से क्यों पूछ रहे हो और क्यों इसे डरा रहे हो। हिम्मत है तो जाकर सेठ दौलत राम से पूछो और नहीं हिम्मत है तो लो मैं ही बता देती हूँ कि मैं सेठ दौलत राम की बेटी नहीं हूँ। वह मोनी को एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि यह मेरे पिताजी हैं। दौलत राम मेरे पिताजी की कंपनी में एक नौकर था। उसने चाल चलकर पिताजी की सारी संपत्ति हड़प ली और मेरे पिता की हत्या भी कर दी। अब मैं उसी का बदला लेने के लिए उसके साथ जुड़ी हूँ। इसके बाद सोनी की माँ, जो असल में सोनी की माँ नहीं है, वह सोनी द्वारा सारी बातें मोनी को बताए जाने पर कहती है कि मैं यहाँ कौन सा चैन से हूँ, तुम अमीर, अगर मुझे जेल ही में पहुँचाना चाहते हो तो वहीं पहुँचा दो। फिर वह गुस्से में मोनी को झकझोरने लगती है। तभी उसके गले में एक हार को देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। वह मोनी से उस हार को लेकर सवाल करती है। तब मोनी कहता है कि यह उसके नाना ने दिया है। तब सोनी की माँ पूछती है, क्या तुम्हारे नाना का नाम बनवारी लाल था? इस पर जब मोनी हाँ कहता है तब सोनी की माँ उसे बेटा का कर पुकारते हुए एक बड़ा रहस्योद्घाटन करती है
कि मोनी उसका बेटा है और वह उसकी माँ है, जबकि सोनी उसकी सगी बेटी नहीं होते हुए भी उसके लिए सगी बेटी से बढ़कर है। वह मोनी को बताती है कि अगर सोनी नहीं होती तो आज तुम्हारी माँ जिंदा तुम्हें नहीं मिल पाती, इसने ही मेरी जान बचाई है। इसके बाद मोनी रूंधे गले से सोनी के पास जाकर माफ़ी मांगते हुए उसे एक वचन देता है कि जिसने भी तुम्हारे पिता के साथ और तुम्हारे साथ गलत किया है उसे वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। मौका पाकर मोनी बगला भगत के रूप में सेठ दौलत राम के घर पर तब धावा बोलता है जब वह सो रहा होता है। हाथ में एक चाकू लिए हुए वह उसे जगाता है और कहता है कि आज तुम्हारी मौत आ गई है। लेकिन इससे पहले कि बगला भगत छुरा से उस पर हमला करे, मौका पाकर दौलत राम बगला भगत पर वार कर देता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी दौलत राम अलार्म की घंटी बजा देता है, जिससे उसके नौकर और रक्षक ऊपर आने लगते हैं। तब बगला भगत वहाँ से भागने लगता है। बचने के लिए वह जिस कमरे में जाता है वहाँ उसे सोनी मिलती है, जो उसे ढूंढने आ रहे सेठ दौलत राम को यहाँ किसी के भी नहीं होने की बात कहकर वापस लौटा देती है। फिर वह बगला भगत बने मोनी को बताती है कि सेठ दौलत राम से बदला जरूर लेना है लेकिन उसकी जान नहीं लेना है। इसके बाद एक दिन मोनी सेठ दौलत राम के यहाँ कस्टम अधिकारी मला सुंदरम के रूप में आ जाता है और वह उसके सहायक सारे घरों की तलाशी लेकर दौलत राम के छुपाए गए सारी कीमती हीरे जवाहरात और विदेशी मुद्राओं को जब्त कर ले जाता है। कस्टम अधिकारी बने मोनी के वहाँ से जाने के बाद रंजीत को सोनी और नौकर पर संदेह होता है। नौकर तो खैर भाग जाता है लेकिन सोनी पकड़ी जाती है। हालांकि पकड़े जाने से पहले रंजीत के साथ उसकी जमकर लड़ाई होती है, लेकिन अंततोगत्वा रंजीत उसे पकड़कर सेठ दौलत राम के हवाले कर देता है। तब मोनी का वह विश्वास पात्र जो यहाँ नौकर के रूप में रहता था वह टेलीफोन करके सारी सूचना मोनी को दे देता है कि मैं तो भाग गया लेकिन सोनी पकड़ी गई है। सेठ दौलत राम उसे और रंजीत उसकी जान भी ले सकता है। मोनी सेठ दौलत राम को फ़ोन पर सोनी को छोड़ देने के लिए कहता है। इस पर सेठ दौलत राम कहता है कि तुम और मैं दोनों ही अपराधी हैं, लेकिन दोनों इज्जतदार अपराधी हैं। मेरी कुछ चीज़ें तुम्हारे पास है और तुम्हारी कुछ चीज़ मेरे पास है। आज शाम मैंने अपने जुहू वाले बंगले पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे के सामान को वहाँ पर लौटा दें और किसी को कानो कान या खबर भी ना लगे। और एक बात यह कि सोनी की माँ भी इस समय मेरे ही घर पर है, भले ही सोनी इस बात को नहीं जान रही है। इसके बाद सेठ दौलत राम सोनी को गाना गाने के लिए और नाचने के लिए तैयार करता है। शाम में जब दौलत राम के घर पार्टी चल रही होती है तब सोनी दुल्हन के वहाँ होने और दुल्हा के आने की इंतजार वाला गाना गा रही है। तभी बगला भगत यानी मोनी वहाँ पहुँच जाता है और एक गवैया के रूप में सारी बातें खोलकर बताने लगता है और सबको यहाँ से निकालने का जुगत लगाने लगता है। भले ही दौलत राम इस बात को नहीं समझ पा रहा है और बगला भगत के वहाँ आने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी एक पुलिस अधिकारी एक लड़की को लिए वहाँ आ जाता है और सेठ दौलत राम को एक वारंट दिखाता है जिसमें सोनी और उसकी माँ को ठगी के आरोप में गिरफ्तार करने की बात बताई गई है। लेकिन जब वह सोनी और उसकी माँ को लेकर जा रहा होता है तब सेठ दौलत राम को किसी बात पर संदेह हो जाता है और वह अपने आदमियों के द्वारा उस नकली पुलिस अधिकारी सोनी और सोनी की माँ को फिर से पकड़ लेता है। इस सभी को वह अपने एक टॉर्चर रूप में ले जाता है। लेकिन यहाँ जब सेठ दौलत राम इन सभी को टॉर्चर कर रहा होता है तभी बगला भगत की टीम का वह नकली पुलिस को मौका हाथ लग जाता है और वह सेठ दौलत राम की पिस्टल छीनकर उसी के कनपट्टी पर सटा देता है। तब सोनी उसे अपना असलियत बता रही होती है कि वह सेठ नंदलाल की बेटी है और उसे बदला लेने के लिए यहाँ रह रही है। फिर वह सेठ दौलत राम को एक झापड़ रसीद करती है जिस कारण सेठ दौलत राम अपना सिर नीचे करता है। इससे नकली पुलिस अधिकारी बने व्यक्ति का हाथ हिल जाता है जिससे सेठ दौलत राम को फिर से मौका मिल जाता है और वह उससे अपना रिवाल्वर छीनकर सोनी की कनपट्टी पर सटा देता है और 10 गिनने तक बगला भगत को सामने आने के लिए कहता है। इस दौरान सामने नहीं आने पर वह सोनी को गोली मार देने की बात करता है। 9 तक उसकी गिनती पूरा होने पर भी जब कोई नहीं आता है तो वह चारों तरफ देखने लगता है। तभी ऊपर से कूदकर बगला भगत वहां आ जाता है और सीधे वह सेठ दौलत राम पर हमला बोल देता है। सेठ दौलत राम और उसके आदमी तथा बगला भगत, सोनी और उसके कुछ आदमी जो नकली पुलिस के रूप में वहां आए थे के बीच जमकर मारपीट होने लगती है। तभी इंस्पेक्टर आनंद वहां आ जाता है और सबको गिरफ्तार करने लगता है। तब बगला भगत यानी मोनी वहां से भाग जाता है और इंस्पेक्टर आनंद उसका पीछा करता है। इंस्पेक्टर आनंद द्वारा भागते हुए बगला भगत को गिरफ्तार करने के प्रयास में
जो गोली चलाई जाती है उसमें से एक गोली बगुला भगत की जांघ में लगता है और वहाँ से खून बहने लगता है। घायलावस्था में ही वह तेज़ी से भागते हुए अपने घर में प्रवेश कर जाता है। यहाँ अंजू उसे देख लेती है, लेकिन वह अंदर जाकर छिप जाता है। तभी इंस्पेक्टर आनंद वहाँ आकर अंजू से पूछता है कि यहाँ कोई आया तो नहीं। इस पर अंजू किसी के नहीं आने की बात कहती है। उसके गाल पर लगा खून को देखकर इंस्पेक्टर आनंद को संदेह होता है। तब वह अंजू से घर की तलाशी लेने की बात करता है। इस पर अंजू गुस्सा जाती है और कहती है कि खूब शौक से तलाशी लो, लेकिन इसके बाद इस घर में तुम कभी मत आना। तब इंस्पेक्टर आनंद तलाशी नहीं लेने की बात करते हुए यह कहता है कि तुम एक बार मेरी सौगंध खाकर कह दो कि यहाँ कोई नहीं आया था। इस पर अंजू जैसे ही उसकी कसम खाकर किसी के भी यहाँ नहीं आने की बात करती है, वैसे ही पीछा छिपा हुआ बगुला भगत सामने आकर कहता है मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। तब अंजू उसे भाग जाने के लिए कहती है। इस पर बगुला भगत कहता है कि भागना तो उसका पेशा है, वह चाहे तो अभी भी भाग जाए, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगा। फिर वह अंजू का हाथ इंस्पेक्टर आनंद के हाथ में देते हुए दोनों को सुखमय ज़िंदगी जीने का आशीर्वाद देता है। मामला अदालत में जाता है। यहाँ मोनी दमदार तरीके से अपना पक्ष रखता है कि उसने हमेशा उसी को लूटा जो दूसरे को लूटते थे। इस पर न्यायाधीश ने माना कि मोनी ने कई बार पुलिस की भी मदद की थी। जितनी बातें वह कह रहा है वह भी सत्य है, लेकिन उसके बावजूद कानून के नियमों के अनुसार उसे 3 वर्ष की सख्त कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मोनी सबसे मिलते हुए जेल जाता है। विशेषकर वह सोनी से कुछ दिन और इंतज़ार करने की बात कहकर जेल चला जाता है। जिस दिन मोनी की रिहाई होने वाली होती है उस दिन पूरे जोर शोर से उसका स्वागत किया जाता है और अमीरी तथा गरीबी पर आधारित गाना सोनी और मोनी की यह जोड़ी अजीब साजन अमीर सजनी गरीब गाया जाता है। इसके साथ ही फिल्म अमीर गरीब की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।